जरा एक ऐसे 16 साल के लड़के के बारे में सोचते हैं जो 1 लाख दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। और हर तरफ कान फोड़ देने वाला शोर है। बिल्कुल। और सामने दुनिया के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज पूरे आक्रामक इरादे के साथ खड़े हैं। मतलब बाहरी नजर से देखने पर तो यही लगता है ना कि वो महज एक क्रिकेट मैच खेल रहा है। हाँ, आमतौर पर तो हम सब यही सोचेंगे। लेकिन आज की हमारी जो इस गहन पड़ताल की स्रोत सामग्री है, संदीप चौहान की किताब द मिडिल गार्ड, उसके अनुसार वो लड़का वहां कोई साधारण खेल नहीं खेल रहा था। सही कहा। वो दरअसल एक ऐसा गहन ध्यान, मतलब एक ऐसा मेडिटेशन शुरू कर रहा था जो बिना रुके लगातार 24 साल तक चलने वाला था। और उस ध्यान का जो केंद्र बिंदु था वो वही जगह थी जिसे हम और आप आम भाषा में सिर्फ एक क्रिकेट पिच कहते हैं। हाँ, लेकिन चौहान का ये जो शोध है ये हमें उस इंसान के दिमाग की उन सूक्ष्म परतों तक ले जाता है जहां असली मुकाबला बल्ले और गेंद के बीच चल ही नहीं रहा था। तो फिर मुकाबला किसके बीच था? वो मुकाबला दरअसल अदृश्य ऊर्जा और इंसान की पूर्ण चेतना के बीच चल रहा था। अरे वाह! और इसीलिए आज की ये चर्चा आम खेल विश्लेषणों से बहुत अलग होने वाली है। बिल्कुल। मतलब जब भी सचिन तेंदुलकर की बात होती है तो चर्चा अक्सर उनके शतकों, उनके आंकड़ों या उनके उस शानदार कवर ड्राइव तक ही सिमट कर रह जाती है। हाँ, ज्यादातर लोग बस उसी के बारे में बात करते हैं। पर द मिडिल गार्ड हमारा ध्यान उन चीजों से हटाकर एक ऐसी चीज पर ले जाती है जो हमेशा से वहां मौजूद थी, लेकिन हम सबके लिए पूरी तरह से अदृश्य थी। एकदम सही। आज का हमारा मिशन उन्हें केवल एक महान क्रिकेटर के रूप में नहीं, बल्कि स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस और यूनिवर्सल एनर्जी डायनामिक्स के एक मास्टर के रूप में समझना है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, इसकी परतें खोलते हैं। जरूर। देखिए, यहाँ स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस के सिद्धांत को स्पष्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये कोई किताबी ज्ञान से जुड़ा शब्द नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर की भौतिक मुद्रा, अपने आसपास के स्थान और अपनी मानसिक स्थिति को एक सीध में ले आता है, अलाइनमेंट में। हाँ, एक अलाइनमेंट में, और एक ऐसा अभेद्य ढांचा तैयार करता है जिसे बाहर का कोई भी दबाव या डर तोड़ न सके, तो उसे स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस कहा जाता है। समझ गया। और उस महान खिलाड़ी का वो मिडिल गार्ड लेना इसी इंटेलिजेंस का सबसे शुद्ध उदाहरण था। अगर हम इसे ऐसे सोचें, जैसे एक भारी भरकम कान फोड़ देने वाले रॉक कॉन्सर्ट के ठीक बीचों बीच कोई सन्यासी खड़ा है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और वो गहन ध्यान में लीन है। बाहर के उस पागल कर देने वाले शोर का उस पर रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा है। तो मिडिल गार्ड की वो अवस्था कुछ वैसी ही थी, है ना? बिल्कुल वैसी ही थी। ये महज बैट से पिच पर खींची गई कोई आम लकीर नहीं थी। मतलब पेविलियन से निकलकर क्रीज तक पहुंचने में जो 10-12 सेकंड लगते हैं, दुनिया उन्हें सिर्फ एक रूटीन मान लेती है, कहती है। ऐसा क्यों? मैं समझाती हूँ। वो 12 सेकंड असल में बाहरी दुनिया के शोर से पूरी तरह कटकर अपनी एक आंतरिक वास्तुकला, इनर आर्किटेक्चर के निर्माण का समय होता था। इनर आर्किटेक्चर। हाँ, चौहान बहुत ही सूक्ष्मता से बताते हैं कि जब एक बल्लेबाज बीच वाला स्टंप यानी मिडिल स्टंप का गार्ड लेता है तो वो महज क्रिकेट के किसी नियम का पालन नहीं कर रहा होता। तो फिर वो क्या कर रहा होता है? मिडिल स्टंप पिच का वो सटीक केंद्र है जहां से देखने पर मैदान की दृष्टि सबसे व्यापक और संतुलित होती है। जब कोई इंसान बिल्कुल अपने केंद्र में खड़ा होता है तो उसका दिमाग डर या आक्रामकता जैसी चरम भावनाओं की ओर नहीं भागता। डर और आक्रामकता का ये पहलू काफी दिलचस्प है ना? मतलब अगर कोई बल्लेबाज लेग स्टंप की तरफ ज्यादा झुका हुआ है तो शायद उसके अवचेतन मन में रक्षात्मक होने की प्रवृत्ति है। हाँ, यानी कहीं ना कहीं एक डर हावी है। और अगर वो ऑफ स्टंप की तरफ या जरूरत से ज्यादा आगे बढ़कर खेल रहा है तो वो आक्रामक होने की कोशिश कर रहा है। तो मिडिल गार्ड का अर्थ हुआ इन दोनों चरम सीमाओं के बिल्कुल बीच का एक ठहराव। बिल्कुल सही पकड़े आप। और उसी ठहराव में पूर्ण जागरूकता जन्म लेती है। देखिए, बाहरी दुनिया यानी वो 1 लाख चिल्लाते हुए दर्शक, मीडिया का भारी दबाव और सामने से दौड़ता हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज, वो सब बस शोर है। हाँ, ये सब एक तरह का अत्यधिक शोर ही तो है। इस शोर का सामना करने से पहले अपनी सांस और अपने शारीरिक संतुलन को एक बिंदु पर लाना, अपने केंद्र को खोजना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ मेरी एक व्यवहारिक शंका है। थोड़ा जमीन पर आकर सोचते हैं। बताइए। जब सामने वसीम अकरम या ब्रेटली जैसे गेंदबाज हाथ में गेंद लिए पूरी ताकत से दौड़ते हुए आ रहे हों
और स्टेडियम का शोर कानों के पर्दे फाड़ रहा हूं। हम्म। तो क्या दबाव के उस चरम बिंदु पर सिर्फ बीच वाले स्टम्प की सीध में खड़े होने और एक गहरी सांस लेने से कोई सच में अपने नर्वस सिस्टम को पूरी तरह शांत कर सकता है? मतलब क्या मानव मस्तिष्क को इतनी आसानी से हैक किया जा सकता है? मैं मानती हूँ कि ये सुनने में भले ही बहुत आसान लगे, लेकिन जीव विज्ञान के नजरिए से इसे 24 साल तक हर मैच में दोहरा पाना एक बहुत ही कठोर अनुशासन है। वो तो है। जब कोई इंसान इतने अधिक दबाव में होता है तो शरीर का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स तुरंत ट्रिगर हो जाता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बिल्कुल, और खून में एड्रेनलिन दौड़ने लगता है। लेकिन जब एक एथलीट जानबूझकर अपनी शारीरिक मुद्रा को एक विशेष तरीके से स्थिर करता है और एक लयबद्ध तरीके से सांस लेता है, तो क्या होता है? तो वो असल में अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक जैविक संकेत भेज रहा होता है। वो अपने ही मस्तिष्क को ये विश्वास दिला रहा होता है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अरे वाह, यानी वो सिर्फ पिच पर एक रेखा नहीं खींच रहे थे, बल्कि वो असल में अपने ब्रेन केमिस्ट्री को नियंत्रित कर रहे थे। एकदम सही। बाहरी शोर और डर को अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए ये मिडिल गार्ड एक अदृश्य और मजबूत दीवार बन जाता था। और जब वो दीवार बन जाती है और दिमाग पूरी तरह से अपने केंद्र में स्थापित हो जाता है, तब शुरू होती है एक और बड़ी चुनौती। सामने से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद। हाँ, और किताब में यहीं पर यूनिवर्सल एनर्जी डायनेमिक्स या यूईडी का सिद्धांत सबसे प्रमुखता से उभरकर सामने आता है। बिल्कुल। और मैं बताऊं, किताब का वो निष्कर्ष भौतिकी के सामान्य नियमों को पूरी तरह से चुनौती देता हुआ लगता है। कैसे? चौहान लिखते हैं कि सचिन कभी भी गेंद की गति पर प्रतिक्रिया करते ही नहीं थे। मतलब अगर कोई इंसान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली चीज पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो उसे खेल कैसे रहा है? ये बात तो विज्ञान के खिलाफ लगती है। देखिए, अगर कोई भी इंसान सिर्फ उस प्रचंड गति पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करेगा तो उसका दिमाग और उसकी मांसपेशियां हमेशा देर से ही हरकत करेंगी, क्योंकि रिएक्शन टाइम की एक लिमिट होती है। हाँ, मानव प्रतिक्रिया समय की अपनी एक जैविक सीमा होती है। चौहान बताते हैं कि गेंदबाज जब दौड़ना शुरू करता है तो वो अपने साथ सिर्फ भौतिक रफ्तार नहीं लाता, बल्कि वो अपने साथ एक अशांति का क्षेत्र, एक डिस्टर्बेंस फील्ड और एक बहुत ही गहरा इरादा लेकर आता है। इरादा या इंटेंट। क्या इसका अर्थ यह है कि वो गेंदबाज के शरीर की भाषा, उसके कंधे के झुकाव या उसकी कलाई के मुड़ने के तरीके को गेंद के जन्म लेने से बहुत पहले ही पढ़ लेते थे? बिल्कुल। इसी प्रक्रिया को किताब में रीडिंग द रिपल का नाम दिया गया है। रीडिंग द रिपल? हाँ, जैसे पानी में पत्थर गिरने से कुछ क्षण पहले हवा में जो सूक्ष्म हलचल होती है, उसकी लहर को महसूस कर लेना। क्या बात है। उच्च स्तर के जो मास्टर्स होते हैं वो गेंद के हवा में आने का इंतजार नहीं करते। वे इन बायोमैकेनिकल संकेतों का विश्लेषण अपने अवचेतन स्तर पर बहुत पहले कर लेते हैं। उनकी मानसिक जागरूकता उस भौतिक गति से कहीं ज्यादा तेज होती है। पता है, स्रोत सामग्री में एक पंक्ति है जिसने मुझे इस पूरे सिद्धांत का गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सी पंक्ति? उसमें लिखा है, उसने गेंद को नहीं खेला, उसने उसके भीतर छिपे परिणाम को सुलझाया। ये यूईडी का सबसे शुद्ध और उच्चतम रूप है। मतलब वो कभी गेंद की गति से नहीं लड़े? नहीं, वह गेंदबाज की उस प्रचंड ऊर्जा या उस खौफनाक रफ्तार का कभी अहंकार के साथ विरोध नहीं करते थे। जब कोई गेंद की तेज गति से लड़ने या उसे बलपूर्वक रोकने की कोशिश करता है तो घर्षण पैदा होता है और उसी घर्षण में बल्ले का किनारा लगता है या इंसान चोटिल होता है। अगर हम इसे ऐसे समझें, समंदर में तेजी से उठने वाली एक विशाल लहर के बारे में सोचें। हाँ। अगर कोई उस लहर के ठीक सामने एक पत्थर की दीवार बनके खड़े होने की कोशिश करेगा तो वो प्रचंड लहर उसे पूरी तरह से तोड़कर रख देगी। बिल्कुल, दीवार हमेशा टूट जाती है क्योंकि दीवार लहर की ऊर्जा का विरोध करती है। लेकिन अगर हम एक माहिर सर्फर को देखें तो वो उस लहर की गति से कभी लड़ता नहीं है। वो उसकी ऊर्जा को समझता है, अपनी लय को उस लहर के साथ मिलाता है और फिर उस विनाशकारी लहर पर बहुत ही सहजता से सवारी करता है। एक सर्फर का ये जो उदाहरण आपने दिया, ये यूईडी के सिद्धांत को बहुत ही सटीकता से स्पष्ट कर देता है। वो उस तेज गेंद के सामने कभी दीवार नहीं बन रहे थे। वो एक सर्फर की तरह उस ऊर्जा को अवशोषित करके उसे सिर्फ एक नई दिशा दे रहे थे। सच में अद्भुत है। जब बाहर से आने वाली ऊर्जा के साथ अपनी लय बैठा ली जाती है तो उसे प्रतिक्रिया या रिएक्शन नहीं कहा जाता। वह पूर्ण चेतना और गहरे संतुलन के साथ दिया गया एक स्वाभाविक जवाब होता है। 22 गज की उस पिच पर
150 किलोमीटर की रफ्तार को तो इस तरह सर्व किया जा सकता है, लेकिन उस पिच के बाहर एक बहुत बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक तूफान मंडरा रहा था। आप किस तूफान की बात कर रही हैं? वो खतरा था 1 अरब लोगों की अंधभक्ति, उनसे जुड़ी बेतहाशा उम्मीदें और वो भगवान का दर्जा। बिल्कुल। हम खेल इतिहास और कला जगत में ऐसे अनगिनत उदाहरण देखते हैं जहां अचानक मिली शोहरत या असीमित प्रशंसा ने बड़े बड़े लोगों के मनोविज्ञान को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। और चौहान ने इसके लिए बहुत ही तार्किक तरीके से ईगो फील्ड और रियलिटी फील्ड की अवधारणा का उपयोग किया है। ये ईगो फील्ड क्या है? जब करोड़ों लोग एक ही इंसान की पूजा करते हैं, उसके हर एक कदम पर तालियां बजाते हैं, तो एक असीम शक्ति वाला अहंकार का क्षेत्र या ईगो फील्ड तैयार हो जाता है। ऐसे में मस्तिष्क में डोपामाइन का स्तर लगातार बढ़ा रहता है, जो किसी भी इंसान को वास्तविकता से बहुत दूर ले जा सकता है। एक तरह का नशा। हाँ, ये उसे इस गहरे भ्रम में डाल सकता है कि वो सच में कोई महामानव है और दुनिया के सामान्य नियम उस पर लागू नहीं होते। और देखिए, ये भ्रम पैदा होना बहुत ही स्वाभाविक है। जब हर सुबह अखबार, न्यूज़ चैनल और पूरी दुनिया बस एक ही नाम जप रही हो, तो जमीन पर टिके रहना किसी भी इंसान के लिए असंभव सा लगता है। बिल्कुल असंभव लगता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सचिन ने इस अजेय और सर्वव्यापी ईगो फील्ड को तोड़ा कैसे? इसका जवाब बहुत ही विरोधाभासी और चौंकाने वाला है। अच्छा। इस मायावी ईगो फील्ड को किसी बड़े चमत्कार या किसी महान कृत्य से नहीं, बल्कि साधारण बने रहने के अनुशासन से हराया गया। साधारण बने रहने का अनुशासन? क्या इसका मतलब रोजमर्रा के वही छोटे छोटे उबाऊ काम करने से है? बिल्कुल। अपने दस्ताने हमेशा एक ही सटीक क्रम में पहनना, पैड बांधने का एक तय और पुराना तरीका अपनाना, अपनी भारी किट बैग को खुद ही व्यवस्थित करना। सच में? इतने बड़े स्टार होने के बावजूद? हाँ, ये छोटी छोटी बेहद साधारण आदतें उनके मस्तिष्क के लिए एक रियलिटी फील्ड का काम करती थीं। ये आदतें उनके दिमाग को लगातार ये संदेश भेजती थीं कि मैं कोई भगवान या महामानव नहीं हूँ, महज एक सामान्य इंसान हूँ जिसे आज भी अपने मूल काम को पूरी प्रक्रिया और ईमानदारी के साथ करना है। ये सच में बहुत प्रेरणादायक है कि कैसे साधारण चीजें एक असाधारण दिमाग को जमीन से जोड़े रख सकती हैं। सही कहा। और मुझे लगता है कि शायद यही कारण है कि उनका वो प्रसिद्ध मौन भी उनकी इस रियलिटी फील्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। बिल्कुल था। मतलब कई बार दुनिया ने या आलोचकों ने इस मौन को उनकी कमजोरी या उनका शर्मीलापन समझ लिया था। जब कोई विपक्षी खिलाड़ी स्लेजिंग करता था या उकसाने की कोशिश करता था, तो वो कभी पलटकर आक्रामक जवाब नहीं देते थे। हाँ, लेकिन अगर हम यूईडी के नियमों को यहाँ उनके मनोविज्ञान पर लागू करके देखें तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। कैसे? जब कोई व्यक्ति गुस्से में चिल्लाता है या कड़वे शब्दों के जरिए पलटवार करता है, तो उसमें बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। वो तो है। वो मौन कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि ऊर्जा संरक्षण का उच्चतम स्तर था। असल में ये विरोधियों पर उनकी एक मनोवैज्ञानिक महारत थी। यानी जब कोई तेज गेंदबाज उन्हें स्लेज कर रहा है, तो वो असल में अपना अशांति का क्षेत्र बल्लेबाज के स्थिर दिमाग के अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा है। एकदम सही। और वो मौन एक अभेद्य फिल्टर बन जाता है। वो उस अवांछित मनोवैज्ञानिक घर्षण को दिमाग के अंदर पहुंचने ही नहीं देता। वाओ। अगर अंदर से कोई प्रतिक्रिया ही ना मिले, तो उकसाने वाले की ऊर्जा खुद ब खुद उस मौन की दीवार से टकराकर खत्म हो जाती है। ये मौन उनकी सबसे मजबूत ढाल थी और समय आने पर उनका सबसे घातक हथियार भी। कमाल की बात है। उनका ये व्यक्तिगत मिडिल गार्ड और ये अटूट मौन, इन दोनों ने मिलकर उन्हें एक अजय इंसान तो बनाया। बिल्कुल। लेकिन किताब का जो अगला हिस्सा है, वो एक बहुत ही गहरे विचार की ओर मुड़ता है। ये विचार सिर्फ एक इंसान की सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये एक पूरे राष्ट्र के मनोविज्ञान की बात करता है। हाँ, उस हिस्से को चौहान नेशनल एंट्रेनमेंट कहते हैं। नेशनल एंट्रेनमेंट, थोड़ा इसे समझाएंगी? जरूर। एंट्रेनमेंट भौतिकी और जीव विज्ञान का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। संक्षेप में समझें तो जब दो अलग अलग लय या आवृत्तियां यानी फ्रीक्वेंसीज एक साथ आती हैं, तो वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और अंततः एक ही लय में धड़कने लगती हैं। अगर हम इसे प्रकृति में देखें, जैसे किसी घने जंगल में जब हजारों जुगनू एक साथ आते हैं, तो शुरुआत में वे अलग अलग समय पर चमकते हैं, लेकिन कुछ देर बाद
पूरा जंगल एक साथ एक ही लय में चमकने लगता है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। या फिर किसी बहुत बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट में जहां संगीत की एक खास बीट पर हजारों अनजान लोगों के दिलों की धड़कन एक साथ तालमेल बिठा लेती है और एक हो जाती है। विज्ञान में इसे मिरर न्यूरॉन्स के काम करने के तरीके से समझाया जाता है। मिरर न्यूरॉन्स? हाँ, जब कोई बड़ी भीड़ किसी ऐसे व्यक्ति को देखती है जो पूरी तरह से शांत, स्थिर और अपने केंद्र में स्थापित है, तो उस भीड़ के मस्तिष्क के मिरर न्यूरॉन्स भी उसी शांति और स्थिरता की नकल करने लगते हैं। अरे वाह! उनका वो मिडिल गार्ड लेना और अत्यधिक दबाव के बीच उनकी वो अडिग स्थिरता धीरे धीरे पूरे भारत के करोड़ों लोगों के नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ गई थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब वो क्रीज पर खड़े होकर गहरी सांस लेते थे तो ऐसा लगता था जैसे पूरा देश एक साथ सांस ले रहा है। बिल्कुल। और जब खतरनाक गेंद फेंकी जाती थी तो पूरा देश एक साथ अपनी सांस रोक लेता था। ये महज किसी खेल का आनंद नहीं था, ये एक सामूहिक और जैविक समकालिकता थी। और चौहान इस पे बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि वो देश की एक भावनात्मक अर्थव्यवस्था, एक इमोशनल इकोनॉमी बन गए थे। वो महज एक बल्लेबाज नहीं थे, बल्कि वो एक ट्यूनिंग फॉक की तरह थे। भारत जैसे विविधता से भरे और कई मायनों में खंडित राष्ट्र को एक लय में बांधने का काम उस अकेले इंसान की स्थिरता ने किया। ये बात सच में खेल को देखने के पूरे नजरिए को बदल कर रख देती है ना? अगर कोई खेल सामूहिक मानव चेतना को इस तरह से एक कर सकता है तो लोग सच में उन्हें सिर्फ अपनी आंखों से टीवी स्क्रीन पर नहीं देख रहे थे। नहीं, वो उन्हें महसूस कर रहे थे। हाँ, वे उन्हें अपने नर्वस सिस्टम की गहराइयों में महसूस कर रहे थे। मिडिल गार्ड एक पूरे देश के लिए एक एंकर बन चुका था। बिल्कुल बन गया था। बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, राजनीतिक अस्थिरता हो या आर्थिक परेशानियां हो, जब वो व्यक्ति पिच पर अपनी पूरी स्थिरता के साथ खड़ा होता था तो पूरा देश खुद को एक अचेतन स्तर पर सुरक्षित महसूस करता था। और शायद यही इस पूरी गहन पड़ताल का सबसे महत्वपूर्ण और दार्शनिक पहलू भी है। उन्होंने दुनिया के उस भारी शोर को कभी अपने भीतर के मौन को तोड़ने की अनुमति नहीं दी, बल्कि अपने भीतर के उस अटूट मौन और संतुलन से बाहर के उस शोर को हमेशा के लिए शांत कर दिया। तो इस पूरी चर्चा और इन भारी भरकम सिद्धांतों को हम आज के अपने सामान्य जीवन में कैसे उतार सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि जाहिर है हर इंसान कोई वर्ल्ड क्लास एथलीट तो होता नहीं है और ना ही किसी पर पूरे देश की उम्मीदों का सीधा बोझ होता है। देखिए, स्टेडियम की वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे वाली गेंदें भले ही हमारे सामने ना हो, लेकिन हर इंसान की जिंदगी की अपनी एक 22 गज की पिच जरूर होती है। बिल्कुल होती है। हमारी अपनी रोजमर्रा की चुनौतियां हैं, दफ्तर का तनाव है, रिश्तों की उलझनें हैं और भविष्य की अनिश्चितताएं हैं। और मुझे लगता है कि आज की आधुनिक दुनिया में शोर पहले से कहीं ज्यादा है। हर तरफ सूचनाओं की बाढ़ है, उम्मीदों का अंतहीन दबाव है। सही बात है। ऐसे में हम सब के लिए व्यावहारिक सीख यही मिलती है कि जिंदगी की इस तेज रफ्तार पिच पर हर इंसान को अपना खुद का मिडिल गार्ड खोजना होगा। बाहर की उस उथल पुथल और गति से लड़कर या दीवार बनकर उसे रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। जरूरत इस बात की है कि बाहर देखने के बजाय हम अपने अंदर की स्थिरता को खोजें। और अपने केंद्र में खड़े रहना ही असली मिडिल गार्ड है। ये बाहर की परिस्थितियों को नियंत्रित करने या उन्हें बदलने की कोशिश के बारे में नहीं है। ये अपनी आंतरिक अवस्था, अपने खुद के स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस को इतना मजबूत करने के बारे में है कि बाहरी दुनिया का कोई भी शोर या दबाव उस संतुलन को हिला ना सके। बिल्कुल। और इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा गहरा विचार जो द मिडिल गार्ड के पन्नों से भी आगे जाता है। वो क्या है? अगर हम इस नेशनल एंट्रेनमेंट के सिद्धांत को अपने छोटे से दायरे में रखकर देखें, यदि एक अकेले व्यक्ति की सच्ची आंतरिक शांति, उसकी अडिग स्थिरता 1 अरब लोगों की भावनाओं और नर्वस सिस्टम को एक लय में ला सकती है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारा अपना व्यक्तिगत संतुलन या हमारा तनाव हमारे आसपास के माहौल को कैसे प्रभावित कर रहा होगा? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, हमारे परिवार में, हमारे दफ्तर में या हमारे दोस्तों के बीच हमारी खुद की बेचैनियां, हमारी गहरी शांति किस अदृश्य तरीके से उनके मिरर न्यूरॉन्स को प्रभावित कर रही होगी? क्या हम अपनी उस छोटी सी दुनिया के मौन ट्यूनिंग फोक बन सकते हैं, जो बाहर के हर शोर और अफरा तफरी के बावजूद अपनी स्थिरता से सबको एक सही लय दे सके? बिल्कुल बन सकते हैं। और शायद यही वो असली मिडिल गार्ड है जिसे हम सबको हर दिन साधना है।